हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संविदा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि फैक्ट और कॉन्सेप्ट साथ साथ आपका चल ही रहा है, लेकिन फैक्ट के लिए आपको विशेष मेहनत करने की जरूरत होगी। अब वो मेहनत आप भी नहीं करेंगे, वो मेहनत इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाई पड़ेगी। केवल आपको वीडियो जो है, अगर आपको स्लो मोशन में लगी तो आप उसको स्पीड में बढ़ा सकते हैं, 2x में कर सकते हैं, 1.5x में कर सकते हैं, लेकिन आप लगातार इसको देखिए जरूर। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो मैंने नोट्स में अपना नोट्स बनाया हुआ है फैक्ट के लिए, वो नोट्स आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये पहली बार यूट्यूब के इतिहास में है कि कोई टीचर अपना खुद का ही नोट्स जो है प्रस्तुत कर रहा है। ठीक है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि आपके जितने भी फैक्ट हैं, चाहे वो वनडे एग्जामिनेशन के लिए हो या फिर आप देखेंगे कि यूपी पीसीएस है, एसएससी है, बैंक है, रेलवे है, ठीक है, सीजीएल है आपका, इसके साथ साथ में पुलिस है, एसआई है, जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उसमें फैक्ट के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यूपीएससी की परंपरा है। कुछ हद तक आप देखेंगे कि स्टेट पीसीएस में भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अगर रेशियो की बात करें तो 70-30 का रेशियो रहता है। 70% आपके फैक्ट ही रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपकी सफलता के लिए बेहद कारगर साबित होने वाली है। ऐसे कंडीशन में आप इस वीडियो को तो जरूर से देखिएगा। बाकी कोई वीडियो देखें या ना देखें वो आपके ऊपर है। अगर आप एथिक्स आप पढ़ रहे हैं तो आप उसको देख सकते हैं, नहीं पढ़ रहे हैं तो उसको आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये वीडियो आपके लिए अनिवार्य है, अनिवार्य है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं हिस्ट्री के फैक्ट के। अभी चूंकि हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप कॉन्सेप्ट, अगर आपको नहीं पता है कि भाई कौन सा काल पहले आया, कैसे, कौन सी स्थिति, कौन से काल की क्या स्थिति थी, अगर वो चीजें आपको नहीं पता है तो वो वीडियो भी आप साथ साथ देखते रहेंगे तो मुझे लगता है कि आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्ड होता रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, उसमें फैक्ट का रेशियो कम है उस वीडियो में, क्योंकि एक वीडियो में फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों बराबर रेशियो में ला पाना मुश्किल होता है। ठीक है, अब ऐसे कंडीशन में इसी वजह से मैंने सोचा कि अभी हिस्ट्री का हम लोग जो है लगातार वीडियो देख ही रहे हैं। अब हिस्ट्री के इससे संबंधित जितने भी फैक्ट हैं, कोई भी फैक्ट एक पॉइंट भी आपका छोड़ने वाला नहीं है। ठीक है, मैंने लूसेंट का भी अपना नोट्स बना रखा है। लूसेंट का भी नोट्स आप देख सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि आप जो है सर हमारे कहाँ से बना रहे हैं, तो ये हमारा लूसेंट का नोट्स है। ठीक है, ये हमने लगभग 30-40 पन्नों में लूसेंट का नोट्स मेहनत कर करके बना रखा है। तो ये फैक्ट सीरीज जो है लूसेंट का नोट्स है। फिर उसके बाद में आप देखेंगे कि जो है हिस्ट्री में आप देखेंगे कि सबसे अच्छी पुस्तक जो मुझे अभी तक लगी है, एनसीईआरटी की पुस्तक लगी। एनसीईआरटी का भी नोट्स हमारे पास रखा हुआ है। एनसीईआरटी के साथ साथ में आप देखेंगे स्पेक्ट्रम का आधुनिक भारत के लिए, उसका पूरा नोट्स बना रखा है। तो आपको, अगर आपके पास समय की कमी है और आपको लगता है कि नहीं इसका नोट्स कैसे मिलेगा या इससे संबंधित जो तथ्य हैं कैसे मिलेंगे, तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसी वीडियो साबित होने वाली है जो आपके सभी एग्जामिनेशन के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूपीएसआई है, वनडे एग्जामिनेशन है, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी है, पेट का एग्जाम हो, या फिर आप पीसीएस की बात करें, अभी पीसीएस का पेपर आपने देखा ही है कि फैक्ट का रेशियो लगभग 70-80% के आसपास है। तो सारे वीडियो में, सारे एग्जामिनेशन में आप देखेंगे कि ये वीडियो आपका काम आने वाला है। अब देखिए, इसमें कुछ समझाने का प्रयास नहीं करेंगे हम, केवल आपको बताते चलेंगे। जहां जो पॉइंट मुझे लगेगा कि हाँ यहाँ पर ये बात बताने वाली है, तो वो बात आपको बतानी है। तो वीडियो का शुरुआत यहीं से हम लोग करते हैं। सबसे पहले शुरुआत होगी हिस्ट्री फैक्ट सीरीज बाई सोनू सर। अब ये आपकी लगातार वीडियो आज से स्टार्ट हो रही है, ये आपकी बाधित नहीं होगी। जहां तक ईश्वर कृपा रहेगी तो मैं कोशिश करता रहूंगा कि लगातार ये वीडियो आपके पास आती रहे। और इस वीडियो का जो टाइम रहेगा वो 7 बजे रहेगा। ठीक है, तो हिस्ट्री फैक्ट सीरीज, अभी जब तक हिस्ट्री चल रही तब तक हिस्ट्री फैक्ट सीरीज, उसके बाद में पॉलिटी है तो पॉलिटी फैक्ट सीरीज। ठीक है, इस तरीके से आपका फैक्ट का सीरीज पूरा चलता रहेगा। और मुझे लगता है कि लगभग 3-4 महीने के अंतर्गत सारे फैक्ट आपके क्लियर हो जाने चाहिए और एग्जामिनेशन में आप उसका फायदा देखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया का बोगज कोई अभिलेख प्राप्त होता है, जहां पर आप देखेंगे कि वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। मित्र है, अरुण है, नासत्य है, इन देवताओं का जो है हमें उल्लेख मिलता है। कहां पर? वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है मध्य एशिया का बोगज कोई अभिलेख से। ठीक है, अब दूसरा है डीआर भंडारकर ने केवल अभिलेखों के आधार पर अशोक के इतिहास का लिखने का प्रयास किया। डीआर भंडारकर नाम के एक इतिहासकार हैं, उन्होंने अशोक के अभिलेख को जो है एक प्रकार से लिखने का कोशिश किया, और वो भी केवल अभिलेखों के आधार पर उन्होंने अशोक के इतिहास को लिखने का प्रयास किया। ठीक है, और वो भी सफल प्रयास किया। अशोक अभिलेख की बात करें तो हमें 3-4 प्रकार की लिपियां अशोक के अभिलेख में दिखाई पड़ती हैं। पहली जो लिपि है वो ब्राह्मी, दूसरी खरोष्टी, तीसरी अरमेक और यूनानी लिपि हमें दिखाई पड़ती है। मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर, उदगेलम,
नाम से आप देखेंगे कि यहाँ पर जो स्थान है यहाँ पर अशोक का नाम उल्लेखित मिलता है। तो मास्की है, गुर्जरा है, ठीक है, गुर्जरा के बाद में नेट्टूर है, उदगोलम। यहाँ इस 4 स्थानों पर से आप देखेंगे कि अशोक का नाम 4 स्थानों के अभिलेखों में दिखाई पड़ता है, अशोक का नाम, ठीक है। अन्य अभिलेखों में अशोक का नाम देवा नाम प्रिय, आप देखे होंगे कि अशोक का नाम अन्य अभिलेखों में किस नाम से जाना जाता है, देवा नाम प्रिय या देवा नाम प्रिय नाम से जाना जाता है, देवा नाम प्रिय दस्सी, इसका मतलब देवताओं का प्रिय। तो ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया कि किस राजा या किस शासक को देवा नाम प्रिय नाम से जाना जाता है, तो आपको बताना अशोक है। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। तो ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि किस सन में किसने जो है ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। तो आपको क्या बताना है कि जेम्स प्रिंसेप नामक जो इतिहासकार हैं उन्होंने ये सफलता प्राप्त की। हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है, खारवेल शासक से संबंधित है। वहीं जूनागढ़ अभिलेख की बात करें तो रुद्रदामन से संबंधित है। नासिक अभिलेख की बात करें तो गौतमी पुत्र शातकर्णी से संबंधित है। एहोल अभिलेख की बात करें तो पुलकेशिन द्वितीय से। जो मैंने लिखा है एज इट इज आपको याद कर लेना है, नोट्स बना लेना है, ठीक है। अगर आपको स्पीड कम लगे तो स्पीड बढ़ा के देखना है, लेकिन ये वीडियो जरूर देखना है, छोड़ना नहीं है। ये मैं कह रहा हूँ किसी भी एग्जामिनेशन के लिए कारगर साबित होने वाला है। मैंने आपको नोट्स भी दिखा दिया, नोट्स से बनाया हुआ बहुत मेहनत करके, और ये अपनी जितनी भी कहते हैं ना कॉपीराइट वाला मामला नहीं है, आप इसको बना करके आप इसका जो है आप याद कर सकते हैं, ठीक है। कोई कॉपीराइट मैं नहीं लगाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए नासिक अभिलेख गौतमी पुत्र शातकर्णी, एहोल अभिलेख की बात करें पुलकेशिन द्वितीय जो है इससे संबंधित दिखाई पड़ते हैं। प्रयाग जो है प्रयाग स्तंभ लेख की बात करें तो समुद्रगुप्त दिखाई पड़ते हैं। एहोल अभिलेख की चर्चा करें तो पुलकेशिन द्वितीय दिखाई पड़ते हैं एहोल अभिलेख। और वहीं अगर भीतरी स्तंभ लेख की बात करें तो किससे संबंधित है, स्कंदगुप्त से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख की चर्चा करें तो यहाँ पर आप सभी लोग देखें मंदसौर अभिलेख जो है मालवा नरेश से संबंधित दिखाई पड़ता है। गरुड़ स्तंभ लेख की बात करें तो यहाँ पर भागवत धर्म की चर्चा गरुड़ स्तंभ लेख में दिखाई पड़ती है। और ये एक प्रकार का आप देखेंगे कि गैर सरकारी अभिलेख है, नॉन गवर्नमेंटल अभिलेख है। और बेशनगर बिरसा जो स्थान है आपका मध्य प्रदेश में, वहां से ये अभिलेख प्राप्त होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। ये कई बार पूछा गया है कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एपिग्राफी कहते हैं। अतरंगी खेड़ा एक स्थान है जहां पर लोहे का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, और इसके क्रम की बात की जाए तो 1000 BC के आसपास इसका जो है बताया गया है कालक्रम दिखाई पड़ता है, ठीक है। प्राचीनतम सिक्कों को आहा सिक्के कहते हैं या पंचमार्कड के सिक्के कहते हैं। तो प्राचीनतम जो सिक्के होते थे उनको आहत सिक्के कहा जाता था, यानी एक ठप्पा मार दिया जाता था पंचमार का, उसी को आहत सिक्का कहा जाता है। और इन सिक्कों पर आप देखेंगे कई प्रकार के जो है चित्र भी बने होते थे, मछली का चित्र है, पेड़ का चित्र है, इस तरह के चित्रकारी भी की जाती थी। सर्वाधिक सिक्के जो है हमें मौर्योत्तर काल में दिखाई पड़ते हैं। मौर्य काल के बाद के जो पीरियड है उनको मौर्योत्तर काल कहते हैं। शीशे के सिक्के का प्रचलन हमें सातवाहन वंश के समय दिखाई पड़ता है। वहीं सोने के सिक्के गुप्त काल वंश के समय दिखाई पड़ता है। सर्वाधिक सोने के सिक्के की बात की जाए तो सर्वाधिक सोने के सिक्के जो है हमें दिखाई पड़ते हैं किसके समय, सर्वाधिक सोने के सिक्के हमें दिखाई पड़ते हैं गुप्त वंश के ही समय। तो दूसरे फैक्ट पर ध्यान देने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर है सिक्कों पर लेख लिखने का जो कार्य है सर्वप्रथम यवन शासकों ने किया है। तो कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों ने किया है, तो आप क्या बताएंगे, यवन शासकों ने सिक्कों पर लेख लिखने का काम किया है। सिक्कों पर वीणा बजाते हुए किस शासक को दिखाया गया, तो गुप्त शासक जिनका नाम है समुद्रगुप्त, इनको सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया, ठीक है। सिक्कों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स। कभी भी आपसे पूछा जाए कि सिक्कों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो आप क्या बताएंगे, न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं। तभी हमने बताया था अभिलेखों के अध्ययन को क्या बताया था, एपिग्राफी बताया था। और यहाँ पर आप सभी लोग देखें सिक्कों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं। प्राचीन भारत में मूर्तियों का निर्माण प्रारंभ किसके समय से होता है, कुषाण काल से होता है। और कुषाण काल के ही अंतर्गत दो प्रकार की मूर्ति कला दिखाई पड़ती है, तो गांधार मूर्ति कला और दूसरा मथुरा मूर्ति कला। गांधार मूर्ति कला में वैदेशिक प्रभाव खासकर यूनान के क्षेत्र का प्रभाव दिखाई पड़ता है, वहीं मथुरा मूर्ति कला पूर्णतः स्वदेशी दिखाई पड़ती है, ठीक है। तो भगवान बुद्ध से संबंधित ये दोनों कलाएं हमें दिखाई पड़ती हैं। चित्रकला की बात करें तो अजंता की गुफा जो है गुप्त काल के समय जो है अजंता की गुफाओं में चित्र बने हुए थे। तो गुप्त काल को इसी वजह से आपने देखा होगा साहित्य का या फिर आप देखेंगे कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, जो कि आप देखेंगे कि यहाँ पर साहित्य के क्षेत्र में भी प्रगति दिखाई पड़ती, चित्रकला के भी क्षेत्र में प्रगति दिखाई पड़ती है। इसी वजह से आप देखेंगे गुप्त काल को स्वर्ण काल भी आप देखेंगे एक प्रकार से कला के क्षेत्र में, आर्ट के क्षेत्र में स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है।
वेदों की संख्या की बात करें तो 4 वेद दिखाई पड़ते हैं, सभी लोगों को याद ही होगा। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, 4 वेद हैं। चारों वेदों के बारे में जो पॉइंट हमने नोट में बना रखे हैं वो यहाँ पर हमने विदित किया है। अभी इनको लिखते समय आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको लिख करके बताने में बहुत वक्त लगेगा, इसी वजह से मैंने अपना नोट्स ही आपको यहाँ पर एक प्रकार से दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जो कुछ जहां पर बातें आपको लगेंगी कि बतानी जरूरी है वहां पर बातें बता दी जाएंगी, बाकी आप फैक्ट को स्पीड में देख लीजिएगा। ऋग्वेद जो है सर्वाधिक प्राचीन वेद माना जाता है। सभी वेदों में, 4 वेदों में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा माना जाता है? ऋग्वेद माना जाता है। अगर ऋग्वेद की बात करें तो सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, और इनमें, इस वेद में आप देखेंगे ऋचाओं के बारे में अध्ययन होता है, यानी ऋचाएं जो है इसमें पढ़ी जाती है, तो ऋचाओं से बद्ध होता है ये वेद। और वहीं अगर इस वेद की बात करें तो 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएं यहाँ पर जो है उद्घाटित की गई हैं, लिखी गई हैं। पहला एवं 10वां जो मंडल है वो अंत में जोड़ा गया है। वहीं अगर बात की जाए कि अन्य मंडलों की विशेषता क्या है, तो ऋग्वेद में जो तीसरा मंडल है वो गायत्री मंत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? गायत्री मंत्र से संबंधित है। ठीक है, और वहीं 9वां मंडल, उसकी चर्चा करें तो देवता जो सोम है उनको समर्पित किया गया है 9वां मंडल। 10वां मंडल जो है चातुर्वर्ण की व्यवस्था की बात की गई है कि जिस तरीके से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनकी चर्चा 10वें मंडल में ऋग्वेद में की गई है। पढ़ने वाले जो ऋग्वेद के पाठ करता थे, पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता था। तो ऋग्वेद का जो पाठ करते थे, जो जा करके जो है समाज में ऋग्वेद के पाठ करके लोगों को एक प्रकार से ऋग्वेद से परिचित करवाते थे, उनको होत्र कहा जाता था। 2 ब्राह्मण ग्रंथ जो है ऋग्वेद से संबंधित है, जिनका नाम है ऐतरेय, कौशिकी। अब ये ब्राह्मण ग्रंथ आपको याद रखना है। तो ऋग्वेद से देखिए मैंने कैसे याद किया था, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि री जो है आपका एक प्रकार से आप जब पढ़ते हैं जो है हिंदी वर्णमाला, तो उसमें आप देखेंगे स्वर के क्रम में हमें री दिखाई पड़ता है और यहाँ पर ए भी है। तो हमने कभी इसमें दिमाग नहीं लगाया, बस केवल ये याद रखा कि री यहाँ पर है तो यहाँ पर ए है, तो ऐतरेय ब्राह्मण हो जाएगा। फिर उसके बाद में कौशिकी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऋग्वेद में आप देखेंगे 2 ब्राह्मण ग्रंथ दिखाई पड़ते हैं, तो आपका ऐतरेय ब्राह्मण दिखाई पड़ता है और कौशिकी। कभी कभी क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, आपसे वेद दिया गया है और उसके सामने ब्राह्मण ग्रंथ दिया गया और आपको मिलान करने के लिए पूछा जाएगा कि आप ये बताइए कि ऋग्वेद के सामने दे दिया गया, मान लीजिए आपका ब्राह्मण ग्रंथ कठोपनिषद दे दिया गया, या फिर ब्राह्मण ग्रंथ में आपका शतपथ ब्राह्मण दे दिया गया। ठीक है, या फिर इसके सामने तैतरीय जो है ब्राह्मण दे दिया गया, तो आप बताएंगे कि भाई ऋग्वेद का नहीं, ये तो यजुर्वेद का। ठीक है, तो वहीं अगर दूसरे वेद की बात की जाए तो यजुर्वेद दिखाई पड़ता है। यजुर्वेद नाम से ही विदित हो रहा है कि यज्ञों के नियमों का इसमें उल्लेख किया गया है। यज्ञों या जो नियम आपके कर्मकांडी विधान है उनका एक प्रकार से संकलन इसमें किया गया है, इसी वजह से इसको कर्मकांडीय वेद भी कहते हैं। तो यजुर्वेद को कर्मकांडीय वेद भी कहते हैं। यजुर्वेद आप देखेंगे गद्य और पद्य दोनों में दिखाई पड़ता है, यानी प्रोज और पोएट्री दोनों में दिखाई पड़ता है। तो यजुर्वेद 2 प्रकार के हैं, खासकर इनके 2 वर्ग हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद है, दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद जो दिखाई पड़ता है वो गद्य पद्य दोनों में दिखाई पड़ता है। वहीं अगर शुक्ल यजुर्वेद की बात करें तो केवल पद्य में दिखाई पड़ता है। इसके पाठकर्ता को, जैसे अभी हमने देखा कि ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्र कहा जाता है, उसी तरीके से यजुर्वेद के पाठकर्ता को अथर्व कहा जाता है। ठीक है, अथर्व कहा जाता है। वहीं अगर इसके उपनिषद की बात करें तो यहाँ पर 4 उपनिषद इससे संबंधित दिखाई पड़ते हैं। आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये बताइए कठोपनिषद किस वेद से संबंधित है, तो आप बताएंगे यजुर्वेद से संबंधित है। वहीं आपसे ईशोपनिषद पूछ लिया तो ये भी यजुर्वेद से संबंधित है। मैत्रायणी जो है वो भी यजुर्वेद से संबंधित है। श्वेत रूप निषद जो है ये आपका यजुर्वेद से संबंधित है। 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो हर बार कहीं न कहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला आपका शतपथ ब्राह्मण है, दूसरा आपका तैतरीय ब्राह्मण है। ये दोनों यजुर्वेद से संबंधित है। तो ये दोनों आप देखेंगे कि यजुर्वेद से हमें संबंधित दिखाई पड़ते हैं। अब तीसरी स्लाइड की ओर चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि तीसरी स्लाइड में क्या आने वाला है। तो तीसरी स्लाइड में देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे सामने कौन कौन से फैक्ट हैं जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए बेहद जरूरी है। अब यहाँ पर देखिए सामवेद, अभी हमने चर्चा की है ऋग्वेद की, और इसके साथ साथ में हमने यजुर्वेद की चर्चा कर रखी है। तो यजुर्वेद के बाद जो हमारा जो एक वेद दिखाई पड़ता है जिसका नाम है सामवेद। साम का मतलब ये होता है गायन, और वेद का मतलब आप पता ही है कि वैदिक संहिता। तो यहाँ पर देखिए गायन से संबंधित या गान से संबंधित जो हमें संहिता दिखाई पड़ती है, जो हमें वेद दिखाई पड़ता है, जिसका नाम है सामवेद। ठीक है, और यही आप देखेंगे कि इसी वेद को कहा जाता है कि यही से संगीत जो है उत्पन्न हुआ है। अगर संगीत आप सभी लोग जानते होंगे कि संगीत में 7 स्वरों की हमारे यहाँ व्यवस्था है।
सारे गामा पाधा निसा। ठीक है, तो 7 स्वरों की उत्पत्ति और संगीत की उत्पत्ति का जो श्रेय दिया जाता है वो आप देखेंगे कि हमें सामवेद के अंतर्गत ही दिया जाता है। ठीक है, संगीत की उत्पत्ति है, संगीत का जनक भी आप देखेंगे किस वेद को कहा जाता है, सामवेद को कहा जाता है। तो कभी आपसे पूछा जाए तो आप सभी लोग बताइएगा। ठीक है, पाठकर्ता, अगर सामवेद का कोई पुरोहित पाठ कर रहा है तो उसके पाठकर्ता को उद्गाता कहा जाता है। मुख्यतः जो है यहाँ पर सामवेद में जो ऋचाएं हैं, जो मंत्र हैं, वो किससे संबंधित है, सूर्य स्तुति से संबंधित मंत्र है। वहीं अगर बात की जाए इसके उपनिषद की तो छांदोग्य उपनिषद तथा जैमिनीय उपनिषद जो है सामवेद से संबंधित है। तो कभी कभी आप देखेंगे कि उपनिषदों का जो है और वेद का क्रम पूछ लिया जाता है कि कौन सा वेद किस उपनिषद से संबंधित है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि छांदोग्य उपनिषद और जैमिनीय उपनिषद जो है वो सामवेद से संबंधित है। वहीं ग्रंथ की बात करें तो ब्राह्मण ग्रंथ, क्योंकि आप जानते हैं कि सामवेद या कोई भी वेद हो, चारों वेदों को समझने के लिए जो है ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई है। और वहीं आप आगे भी देखेंगे कि वेदांग जो आपके 6 दिखाई पड़ते हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्ति, ज्योतिष, ठीक है, व्याकरण, ये सारे छंद जो है ये भी वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 छंदों की भी रचना की गई। तो ब्राह्मण ग्रंथ को आप देखेंगे कि वेदों को समझने के लिए जिस तरीके से वेदांग है उसी तरीके से आप देखेंगे कि ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं। तो यहाँ पर पंचविश और षडविश दो आपको जो है ब्राह्मण ग्रंथ याद रखना है कि सामवेद से संबंधित है। तो हमने इसको याद कैसे किया था, हमने याद किया था साम का मतलब जैसे सोम रस पहले होता था प्राचीन, अगर इतिहास में आप देखेंगे तो सोम रस की व्यवस्था हमारे यहाँ दिखाई पड़ता है। तो सोम जो है वो 5 लोगों में वितरित होता है, ऐसे करके हमने याद किया था। षडविश जो है एक प्रकार से आप देखेंगे कि 6 लोगों में वितरित होता है। तो यहाँ पर सोम रस जो होता था वो एक प्रकार से पेय पदार्थ होता था और उसको जो है इसको विष के रूप में इस्तेमाल लोग करते थे। हालांकि मैंने ऐसे ही याद किया था कुछ ट्रिक बना करके, तो आप लोग भी याद कर सकते हैं कि सामवेद में जो है पंचविश और षडविश जो है 2 ब्राह्मण ग्रंथ हमें दिखाई पड़ते हैं। वहीं अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद जो कि आपको पता है कि सबसे अंतिम वेद है। 3 वेद को त्रयी कहा जाता है जिसमें आपका अथर्ववेद शामिल नहीं होता है। ठीक है, ऋग्वेद है, साथ ही साथ आप यजुर्वेद के साथ आप देखेंगे सामवेद, इन तीनों वेदों को त्रयी कहा जाता है। अथर्ववेद सबसे लास्ट में जुड़ा हुआ है, इस वजह से आप देखेंगे इसको त्रयी वेद के रूप में नहीं गिना जाता, लेकिन चारों वेदों को मिलाकर के संहिता के रूप में जरूर इसको शामिल किया जाता है। अथर्ववेद में आप देखेंगे इसकी रचना किसने की, अथर्वा ऋषि और अंगिरस ऋषि ने इसकी रचना कर रखी है। ये किससे संबंधित है, जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, और साथ ही साथ आप देखेंगे इसमें औषधियों का भी, जो वैदिक औषधियां हैं उनका भी प्रयोग इसमें दिखाया गया, आयुर्वेदिक औषधियों का भी प्रयोग इसमें बताया गया है। कन्याओं के जन्म की निंदा अथर्ववेद में की गई है और ऐसा कहा गया है कि कन्या का जन्म जो है एक निंदनीय स्थिति होती है, ऐसा अथर्ववेद में कहा गया है। सभा और समितियों, ये सब पॉइंट ऐसे हैं जो एग्जामिनेशन में एज इट इज आपसे पूछे जाते हैं, इसमें याद करने के अलावा समझने वाली कोई बात है नहीं। सभा तथा समितियों को प्रजापति की 2 पुत्रियां माना जाता है, ऐसा अथर्ववेद में कहा गया है कि प्रजापति की 2 जो पुत्रियां हैं, सभा और समितियां। सभा समितियां क्या होती हैं, सभा वरिष्ठ जनों की एक प्रकार से आप देखेंगे असेंबली होती थी, और समितियां जो है लोक मतलब जो लोक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो आप देखेंगे युवाओं की प्रकार समितियां होती थी, जैसे वर्तमान में लोकसभा, और आप देखेंगे लोकसभा को समितियों से, और राज्यसभा जो वरिष्ठ जनों की सभा है उसको सभा नाम से जाना जाता था। तो वर्तमान में जिस तरीके से व्यवस्था उसी तरीके से प्राचीन काल में भी व्यवस्था थी। तो सभा और समितियों को प्रजापति की 2 पुत्रियां इसके रूप में अथर्ववेद में कहा गया है। एकमात्र ऐसा वेद है जिसकी आप देखेंगे कि एक ही ग्रंथ दिखाई पड़ता है जिसका नाम है गोपथ। तो गोपथ नामक ब्राह्मण ग्रंथ जो है आप किससे संबंधित है, अथर्ववेद से। हमने याद कैसे किया था, मैंने याद किया था कि अर्थ, अथर्ववेद में हमने अर्थ निकाला था, अर्थ को हमेशा गोपनीय रखा जाता है, छिपा के रखा जाता है, आप कभी आप भूलेंगे नहीं। तो अथर्ववेद में आप देखेंगे कि गोपथ ब्राह्मण जो है अथर्ववेद से संबंधित है। और यहाँ पर अभी हमने बताया कि जिस तरीके से जो है सोम रस होता है उसको विष की तरह इस्तेमाल किया जाता है। कहीं भी विष आए तो आप तुरंत सामवेद लगा दीजिएगा, ठीक है। और कहीं भी अगर गोपनीय क्या चीज रखा जाता है, अथर्ववेद रखा जाए, यानी अर्थ यानी धन जो है गोपनीय रखा जाता है। उपनिषद की बात करें तो हमें 3 उपनिषद यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। एक तो मुंडकोपनिषद दिखाई पड़ता है जिसमें से आप देखेंगे कि हमारे यहाँ का जो वाक्य लिया गया, राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, आपने राष्ट्रीय चिन्ह पर देखा भी होगा। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, मुंडकोपनिषद से ही लिया गया, जो संबंधित किससे,
अथर्ववेद से संबंधित है। वहीं अगर प्रश्नोपनिषद की बात करें तो ये आपका अथर्ववेद से संबंधित है। मांडूक्योपनिषद की बात करें, ये पिछली बार आप देखेंगे कि एसएससी में पूछा गया था। मांडूक्योपनिषद जो है वो किससे संबंधित है, ये अथर्ववेद से संबंधित है। यहाँ पर कुछ पॉइंट और आपके सामने दिए गए। चारों वेदों को संहिता कहते हैं, मैंने आपको बता रखा है कि 3 वेद को त्रयी कहते हैं, जिनमें से आपका आ जाएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद को शामिल कर देंगे तो संहिता हो जाएगा। संहिता के बाद अब देखिए ऐसे क्वेश्चन यूपीपीसीएस के फेवरेट होते हैं। संहिता के बाद आपका क्रम पूछ लेगा कि कौन से क्रम पर कौन सा जो है ग्रंथ आता है। तो संहिता के बाद का जो स्थान है ब्राह्मण ग्रंथ का है, अरण्यक का है, उपनिषद का है, ठीक है। वहीं आप देखेंगे ब्राह्मण ग्रंथ को वैदिक संहिताओं की व्याख्या हेतु लिखा गया है। तो जितने ब्राह्मण ग्रंथ हमने अभी पढ़ रखे हैं, जैसे यजुर्वेद के हमने शतपथ ब्राह्मण पढ़ रखा है, गोपथ हमने अभी पढ़ा है, जस्ट पढ़ा है, यजुर्वेद उसका अथर्ववेद का हमने गोपथ पढ़ रखा है, ठीक है। इस तरीके से आप देखेंगे कि जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो वैदिक संहिताओं की व्याख्या के लिए लिखा गया है। वेदों को भली भांति समझने के लिए जो है वेदांगों की रचना की गई, जिनकी संख्या 6 है। तो 6 वेदांग कौन कौन से हैं? शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त है, ज्योतिष है, छंद है, व्याकरण है। शिक्षा की बात करें तो उच्चारण विधियों के बारे में यहाँ पर किस तरीके से प्रोनाउंसिएशन किस तरीके से होना चाहिए किसी भी वर्ड का, किसी भी शब्द का, तो उसकी बात यहाँ पर की गई। कल्प में आप देखेंगे कर्मकांड की बात की गई है, पूजा पाठ की बात की गई, यज्ञ विधान की बात की गई है। वहीं निरुक्त की बात करें तो भाषा विज्ञान से संबंधित है। अब ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लेता है कि शिक्षा जो है कभी सामने भाग्य फल दे दिया, शिक्षा के सामने चतुष्पदी श्लोक दे दिया, कल्प के सामने कभी भाग्य फल दे दिया, तो ऐसे मिलान करने के लिए भी आ जाता है। तो शिक्षा उच्चारण विधि से संबंधित है, कल्प कर्मकांड से संबंधित है, निरुक्त जो है वो भाषा विज्ञान से, ज्योतिष आपका भाग्य फल नाम से ही विदित हो रहा है, छंद आपका चतुष्पदी श्लोक है, ठीक है, उससे संबंधित है। वही व्याकरण की बात करें तो शब्द व्युत्पत्ति से संबंधित है। तो ये आज का फैक्ट रहा दोस्तों। मुझे आशा है कि आपको ये फैक्ट सीरीज बिल्कुल बेहद तरीके से पसंद आ रही होगी। इसी तरीके से लगातार जो है आपके सीरीज, जो अभी हमने हिस्ट्री का फैक्ट सीरीज स्टार्ट किया है, ये वीडियो आप देखेंगे लगातार चलती रहेगी। तो मुझे आशा है दोस्तों कि ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।